हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जो पेपर 4 का बीए पार्ट 2 का VVI क्वेश्चन आपने बताया हुआ था उसका आंसर करा दीजिए। तो दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 का टॉप 10 VVI क्वेश्चन का आंसर। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा कि 1917 की क्रांति के कारणों का वर्णन करें। यानी 1917 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। या फिर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी घुमा सकता है कि रूसी क्रांति के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। यानी जो 1917 का जो क्रांति है उसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, रूसी क्रांति। ठीक है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है 1917 ईस्वी में रूसी की बोल्शेविक क्रांति का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन 3 टाइप से आपसे पूछ सकता है। वैसे मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो बनाया हुआ था हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 का टॉप 10 VVI क्वेश्चन, मैंने और तरीका से भी बताया है कि एक ही क्वेश्चन को कितना बार से घुमाया जा सकता है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ से लिंक प्रोवाइड है हमारे चैनल पे, या फिर जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। आइए इसका हम आंसर देखते हैं क्या कहता है इसका आंसर। सबसे पहले आपको जो मैंने रेड से लिखा हुआ है आप उसे ब्लैक पेन से लिखिएगा, इसको हेडिंग बनाइएगा। ठीक है। बोल्शेविक या 1917 की क्रांति के कारण क्या हुआ था, क्रांति क्यों हुआ था क्रांति, आइए हम जानते हैं। रूस का जार पूर्णतः निरंकुश और अयोग्य था। 20वीं सदी इस प्रकार की शासन अधिक काल तक अस्थायी नहीं रह सकता था क्योंकि युग की अवहेलना करना संभव नहीं था। धीरे धीरे रूस की जनता को अपनी दयनीय दशा का ज्ञान हुआ और उसके ऊपर प्रगतिशील साहित्य का प्रभाव पड़ा, जिसने साधारण जनता को अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में लाने का प्रयत्न किया। अतः क्रांतिकारियों ने शासन का अंत करने का प्रयत्न किया, परंतु जार की कठोर सरकार ने उनका दमन कर दिया। यानी जो रूस का जो जार था यानी राजा, वह निरंकुश और अयोग्य था। अब मान लीजिए जहाँ का राजा निरंकुश और अयोग्य रहेगा वहाँ का जनता कैसे खुश रह सकती है। जब राजा ही चौपट तो जनता कैसे खुश रह सकती है। ठीक है। तो वहाँ का जो राजा था काफ़ी निरंकुश था। ठीक है। और वहाँ की जनता का जो दशा थी वो काफ़ी ही दयनीय थी। इतना दयनीय थी कि बताना संभव नहीं है। ठीक है। तो मान लीजिए जब दयनीय उनकी इतना दशा है तो वो क्या करेंगे, क्रांतिकारी करेंगे। तो उन्होंने क्रांतिकारी किया, लेकिन जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, लेकिन जो क्रांतिकारी थे रूस का जार का प्रशासनिक नियम इतना टाइट था कि जो भी वो ये करते थे यानी क्रांति करते थे तो उनको जेल में डाल दिया जाता था या फिर उसे साइबेरिया भेज दिया जाता था जेल में। ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने जो था रूस के जार को, राजा था, वो क्रांतिकारी को दबाने का काफ़ी प्रयास किया। ठीक है। लेकिन अंत में क्रांतिकारियों यहाँ है, अंत में क्रांतिकारियों को महान सफलता मिली क्योंकि क्रांति की पृष्ठभूमि से ही तैयार थी, जिसका एकमात्र श्रेय जर्मनी को प्राप्त है। ठीक है। इस क्रांति के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। अब ये क्रांतिकारी जो हुआ था वो किस किस कारण से हुआ था आइए हम जानते हैं। पहला जो कारण था अशिक्षित जनता, यानी वहाँ की जो जनता थी अशिक्षित, यानी पढ़े लिखे वो जनता नहीं थे। रूस के अधिकांश जनता अशिक्षित थे। इस कारण राजा तथा उसके सभी कर्मचारी साधारण जनता पर अत्याचार करने में सफल होते थे। इन अत्याचारों से भी रूस में अत्यधिक असंतोष फैला हुआ था। यानी जहाँ का लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वहाँ का जो कर्मचारी था उन पे काफ़ी शोषण करता था। अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं है हमारे भारत जैसे देश है तो आपको क्या क्या चीज़ की स्वतंत्रता है, आपको ये स्वतंत्रता है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको पता रहेगा कि हमको ये चीज़ की स्वतंत्रता है, ये चीज़ का हमको असवतंत्रता है, यानी हमको स्वतंत्रता नहीं है। पढ़े लिखे रहिएगा तब ना। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वहाँ के पढ़े लिखे लोग नहीं थे और जो कर्मचारी थे उन पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण उनके भीतर असंतोष फैल गया था। दूसरा कारण आइए देखते हैं क्या था। सैनिक वर्ग। रूस की सेना बड़ी खुशहाल थी क्योंकि रूस में सैनिकों को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सभी साधन प्रदान किए जाते थे, इसलिए सैनिक वर्ग भी राजा के पक्ष में था। इस वजह से भी जनता में भारी असंतोष फैल गया। यानी जो सैनिक वर्ग थे वो काफ़ी खुशहाल थे। क्यों खुशहाल थे? क्योंकि उनको जो सैलरी मिल रहा था, उनको हर एक चीज़ की सुख सुविधा मिल रहा था, लेकिन जो जनता थी उनसे काफ़ी खुश थी क्योंकि उनको तो कुछ मिल नहीं रहा था है। तो इसलिए वो जो सैनिक थे वो राजा के पक्ष में ही रहते थे। ठीक है। और जनता को काफ़ी टॉर्चर भी करते थे वो लोग। आइए तीसरा कारण देखते हैं, चर्च।
इस क्रांति का एक महान कारण चर्च भी था, क्योंकि चर्च के द्वारा राजा को मनमानी करने का पूरा अवसर मिल जाता था। यानी चर्च इसका सबसे बड़ा क्रांतिकारी का कारण था, ठीक है, क्योंकि जो राजा था वहाँ पे जो भी चर्च में जाते थे उनको राजा के द्वारा काफ़ी मनमानी करने को मिल जाता था, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहता है। कुलीन श्रेणी। रूसी की नौकरशाही और कुलीन श्रेणी राजा के पक्ष में थी। वे लोग राजा के मनमानी करने के लिए उकसाया करते थे, जिससे जनता में भारी असंतोष फैल गई। यानी जो नौकरशाही यानी कुलीन यानी जो कर्मचारी था उनको मनमानी करने के लिए राजा को उकसाया करता था कि राजा साहब आप ऐसा कीजिए, ठीक है, और राजा भी वैसे ही करते थे, जिसके कारण जनता में और असंतोष फैल गया। पांचवा कारण था सन 1905 की क्रांति। यानी सन 1905 की क्रांति, आइए देखते हैं। इस क्रांति के बाद रूस में संसद की स्थापना हो गई, परंतु अभी तक राज्य शक्ति सम्राट और उसके दरबारियों के हाथ में ही सिमटी हुई थी। सम्राट की मनमानी को रोकने का कोई भी साधन जनता के पास नहीं था, जिसके फलस्वरूप उसकी निरंकुशता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। फलतः रूस की जनता अत्यधिक दुखी थी। वह इस दुख से छुटकारा पाने के लिए क्रांति करना चाहती थी। यानी जो वहाँ का सांसद तो स्थापना हो गया था, लेकिन जो उसका जो शक्ति थी वो किसके हाथ में थी? सम्राट के हाथ में, यानी राजा के हाथ में अभी तक उसकी शक्ति थी, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। स्वेच्छाचारी यानी मनमौजी शासन। यूरोप का अधिकतर राज्य में लोकतंत्र शासन की स्थापित हो गया था, इसलिए रूस की जनता भी मनमौजी शासन का स्थान पर लोकतंत्र शासन की स्थापना करना चाहती थी। यानी जो था रूस में काफ़ी जगहों पर लोकतंत्र शासन स्थापित हो गया था, और इसलिए वहाँ के लोग जो भी थे वो भी चाहते थे कि हमें भी आज़ादी मिले, इसलिए उन्होंने जो था क्रांति किया। अगला टॉपिक है हमारा जनता में जागृति। सन 1905 ईस्वी की क्रांति के कारण जनता में पूर्ण रूपेण जागृति आ गई। वह मताधिकार, सांसद और प्रतिनिधि आदि शब्दों का अर्थ भली भांति समझने लगी थी। राजनीतिक अधिकारों को वह पहचान गई थी। अतः रूसी जनता स्वेच्छाचार यानी मनमौजी एकतंत्र शासन को मिटाने का अवसर खोज रही थी। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि वह क्रांति का ताक में थी। यानी जनता की जागरूकता जो थी वो चाहते थे कि हमारा अदर देश है उनके भांति हमें भी आज़ाद कर दिया जाए और यहाँ पे भी लोकतंत्र स्थापित की जाए और जो राजतंत्र है यहाँ मिटा दिया जाए, ठीक है। अगला देखते हैं व्यावसायिक क्रांति। व्यावसायिक क्रांति के कारण रूस में भी बड़े बड़े कल कारखाने खुले गए थे। इन कारखानों में बहुत से मजदूर काम किया करते थे। शहरों में रहने से मजदूरों में जागरूकता आ गई थी। वे अपने उचित अधिकार की मांग करने लगे, जिसके नहीं मिलने पर वे लोग आर्थिक क्षेत्र में क्रांति के लिए तैयार थे। यानी जो व्यावसायिक क्रांति था वो लोग भी बाहर काम करते थे तो वहाँ के लोग को देखते थे और अपने आप को कंपेयर करते थे, ठीक है। उनके साथ जो था वो देखते थे और उनको और अपने में कंपेयर करते थे, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा जैसे मान लीजिए वहाँ पे आपको सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे कम मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इसी के कारण बहुत सारा रीज़न था। तो उनके अंदर भी व्यावसायिक क्रांति जो थे मजदूर थे उनके अंदर भी ये आग जलने लगा क्रांतिकारी का कि हमें भी स्वतंत्र हो और हम भी अपना आर्थिक जो क्षेत्र है सुधार कर सके। अगला देखते हैं रूस की खराब आर्थिक दशा। महायुद्ध में रूस ने मित्र राष्ट्र पक्ष लिया था। शुरू में रूस ने इस युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया, परंतु युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा, जिससे रूस की दशा खराब होती चली गई। थोड़ी ही दिन में रूस में यह स्थिति आ गई कि सर्वत्र अन्न, ईंधन और कपड़े की कमी होने लगी। फलतः सभी चीज़ों का मूल्य बढ़ गया। वस्तुतः पूंजीपतियों का अधिकार हो गया। सर्वसाधारण भोजन और वस्त्र के लाले पड़ गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सरकार को इसको संभाल नहीं सकी। यानी रूस की जो खराब स्थिति थे उनका, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दिनों से महायुद्ध चल रहा था, जिसके कारण रूस की काफ़ी ज़्यादा उसकी जो आर्थिक स्थिति थी दयनीय हो गई और फलतः उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर दाम बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण भोजन तथा वस्त्र के लाले पड़ गए, यानी भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण काफ़ी लोगों ने जो था इस क्रांतिकारी में आग में कूद गया। यानी वो आग वाला आग नहीं, क्रांतिकारी वाला जो होता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ की राजा के बारे में क्या थे।
भोगी विलासी राजा। रूस की स्थिति को संभालने के लिए सरकार की ओर से रूसी विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसने राजा से प्रार्थना की कि वह स्वयं शासन सूत्र अपने हाथों में लेकर देश में सुधार करे, किंतु भोग विलास राजा उनके दरबारियों की आक्रामकता के परिणाम स्वरूप इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके फलस्वरूप जनता के मन में क्रांति की अग्नि फैल गई। यानी जो रूस की जो सरकार थी, जो स्थिति संभालने के लिए सरकार ने उन्हें क्या किया, एक विशेष कम्युनिटी नियुक्त किया, ठीक है, और राजा को एक चिट्ठी पत्र लिखा कि आप जितना भी है सूत्रपात आप अपना ही हाथों में लेकर इसे देश को सुधार करें। लेकिन जो वहाँ के जो राजा थे वो भोग विलास में एकदम मग्न थे, और उनके जो दरबारी भी थे उनको और भोग विलाप में और मग्न करते गए। इसके कारण वहाँ के जनता के मन में क्रांति की अग्नि और ज़्यादा फैल गई। ठीक है, अब क्रांति हुआ था तो क्रांति का परिणाम क्या क्या हुआ, आइए हम जानते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं क्रांति का परिणाम। 1917 के रूस की बोल्शेविक क्रांति गरीबों, किसान एवं मजदूरों की क्रांति थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य रोम में स्वेच्छाचारी एकत्र संघ को अंत करके वहां के मजदूरों की सरकार की स्थापना करना था। इस क्रांति में निम्नलिखित प्रमुख परिणाम निकले। इस क्रांति ने देश की सभी वस्तुओं के व्यवसाय को सरकार के हाथों में सौंप दिया। हर एक किसान उतनी ही जमीन बोने को दी गई जिसमें वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सके। कारखाने का उचित प्रबंध हो गया, जिसका निरीक्षण एक राष्ट्रीय श्रमिक कौंसिल करती थी। स्वेच्छाचारी एक तंत्र शासन काल में जितनी भी कर्ज रूस ने लिया था उनको सब को रद्द कर दिया गया। पूंजीवादी पूंजीपतियों को भी श्रमिक बनाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने ना ही लाइक किया है और ना ही अपने दोस्तों के पास शेयर किया है, तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए। लाइक में तो इतना कंजूसी आता है कि हम बता नहीं सकते, इतना ग्राफ नीचे है लाइक का कि जिसका हद हिसाब नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। हमारी जो टीम है आपके लिए दिन रात मेहनत करती है, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, फटाफट लाइक कर दीजिए। आपसे क्या मांगा जा रहा है, एक लाइक ही ना कहा जा रहा है, आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1871 के पश्चात बिस्मार्क की विदेशी नीति की समीक्षा करें। यानी जो बिस्मार्क की विदेशी नीति थी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, लाइक का इतना ग्राफ गिर गया था कि जितना कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो छोड़िए, बात की ही बात है। तो प्लीज़ दोस्तों इस पर कम से कम आपको, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लाख लाइक नहीं बोल रहा हूँ, नहीं 50,000 बोल रहा हूँ, मात्र आपको जो है 500 लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर एक लाइक कर देते हैं और एक चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारे जो टीम है आपके लिए जो दिन रात मेहनत करती है उनको काफ़ी मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे लिए नहीं तो कम से कम हमारी टीम के लिए कर दीजिए। ठीक, आइए देखते हैं इसका आंसर। साम्राज्य की नीति, साम्राज्य की नीति आप टॉपिक दीजिएगा। ठीक है, आइए हम जानते हैं। बिस्मार्क की शुरू में साम्राज्यवाद के विरुद्ध था, परंतु जब देश में वस्तुओं का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होने लगा तो माल की खपत के लिए बाजारों की आवश्यकता पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप बिस्मार्क का ध्यान साम्राज्य विस्तार की ओर गया। सन 1882 में जर्मनी के उपनिवेश संघ की स्थापना की गई, और जो था फिर बहुत कम ही काल में अफ्रीका के पूर्व एवं पश्चिम भागों में भी जर्मनी उपनिवेश की स्थापना हो गई। इस तरह बिस्मार्क की विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य यूरोप भर में शांति स्थापित करना था। साथ ही फ्रांस को यूरोप के अन्य राज्यों से अलग रखना था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिस्मार्क ने निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए। आइए देखते हैं कौन कौन से उन्होंने प्रमुख कार्य किए थे। जो पहला उसने काम किए थे बिस्मार्क जी ने, उसने सर्वप्रथम फ्रांस में गणतंत्र को बढ़ावा दिया, जिससे फ्रांस में दलबंदी बनी, जिसके फलस्वरूप यूरोप के एक तंत्रवादी राज्य फ्रांस के साथ नहीं दे सका। दूसरा था आलस्य लॉरेन पर से फ्रांस का ध्यान हटाने के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस की औपनिवेशिक आकांक्षाओं को अफ्रीका में प्रोत्साहित किया। इटली भी अफ्रीका में अपना उपनिवेश बढ़ता जा रहा था। बिस्मार्क ने इस कार्य फ्रांस
को भी प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप फ्रांस और इटली आपस में मिल नहीं सके। उनमें उपनिवेश का प्रश्न को लेकर हमेशा तनाव बना रहा। बिस्मार्क ने कभी दोनों को मिल होने ही नहीं दिया। बिस्मार्क की, आइए अब हम जानते हैं जो बिस्मार्क की जो विदेशी नीति थी वो कैसे सफल हुई थी, किन किन कारणों से सफल हुई, आइए हम देखते हैं। 3 सम्राटों का संघ। सन 1872 में अपने उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के सम्राट फ्रांसीसी जोसेफ, रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय के साथ और बर्लिन के में जर्मन साम्राज्य के सम्राट विलियम से भेंट कराई। तीनों सम्राटों ने एक साथ मिलकर अपने एक संघ निर्मित किया। यह संघ किसी बात की संधि नहीं थी, वह मित्रता को बनाए रखने के लिए एक समझौता किया गया था। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने संधि कर ऑस्ट्रेलिया का ध्यान जर्मनी के द्वारा किए गए अपमान की ओर हटा दिया। अगला जो है द्विगुट निर्माण। द्विगुट निर्माण के बारे में आइए जानते हैं। बर्लिन की कांग्रेस में रूस जर्मनी को विश्वासघाती समझने लगा। अब वह त्रिराष्ट्र संघ से एकदम अलग हो गया। तब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया से संधि कर ली और इस संधि से ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी दोनों के राष्ट्रों में भी संधि हो गई। यह उनकी सैनिक संधि थी। इतिहास में इस संधि को द्विगुट के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब त्रिगुट सम्राटों के संघ के पुनः स्थापना के बारे में जानते हैं। ये रहा हमारा त्रिराष्ट्र संघ से अलग होकर रूस फ्रांस से नहीं मिल सका। ठीक इसी समय अलेक्जेंडर द्वितीय की मौत हो गई थी। इसके बाद तृतीय अलेक्जेंडर सन 1881 ईस्वी में रूस की जार बहाल किया गया। वह ऑस्ट्रेलिया से झगड़ा नहीं करना चाहता था। अंततः बिस्मार्क ने मौका पाकर उसको पुनः अपने गुट में मिलाकर त्रिराष्ट्र संघ की पुनः स्थापना की। इस तरह उन्होंने जो था त्रिगुट सम्राट का उसने स्थापना किया। अब आते हैं त्रिगुट का निर्माण। ऑस्ट्रेलिया के साथ मित्रता बिस्मार्क ने द्विगुट निर्माण किया, परंतु सन 1882 ईस्वी में इटली भी इस गुट में शामिल हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया, इटली और जर्मनी तीनों राष्ट्रों ने मिलकर एक गुट बनाया। इसको इतिहास में त्रिगुट के नाम से जाना जाता है। यह संधि केवल 5 वर्षों के लिए की गई थी और फिर इसकी शर्तों को भी गुप्त रखा गया, परंतु ऐसा लगता था कि इस गुट के कारण यदि फ्रांस इटली पर चढ़ाई करेगा तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया उसकी मदद करेगी। इसकी शर्तों में कई बार परिवर्तन किए गए। उसने अपने होशियारी से ऑस्ट्रेलिया और इटली की 2 विरोध राष्ट्र को आपस में मिला रखा और फ्रांस को किसी भी राज्य से मिलने का अवसर भी नहीं दिया था। अतः इस गुट के कारण जर्मनी को अपने शत्रुओं का भय एकदम कम हो गया। अगला जो टॉपिक है, रूस के साथ उन्होंने क्या क्या संधि कर लिया। त्रिगुट को सफल बनाने के लिए बिस्मार्क का ध्यान रूस की ओर ले गया। सन 1884 ईस्वी में बर्लिन के अंदर एक संधि हुई जिसमें निम्नलिखित बातें तय की गई थी। ये 3 मित्रों में कोई भी किसी चौथी शक्ति के साथ युद्ध करेगा तो शेष लोग उसका साथ रहेगा। या फिर दूसरा जो था संधि, बाकलन प्रायद्वीप में झगड़ा हो तो तीनों मित्र अपने अपने हितों का ध्यान रखेंगे। अब जानते हैं बिस्मार्क का पतन। बिस्मार्क का पतन कैसे हुआ, आइए देखते हैं। विलियम प्रथम की मृत्यु के बाद विलियम द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह बिस्मार्क की नीति से पूर्ण रूप से नाखुश था। अतः सम्राट ने अपने मंत्रियों से सीधा संपर्क स्थापित करना चाहता था, परंतु बिस्मार्क के इसके लिए प्रस्तुत नहीं था, जिसके फलस्वरूप बिस्मार्क ने अपना पद त्याग देना पड़ा। चाहे जो हो, बिस्मार्क ने प्रजातंत्रात्मक सरकार के सिद्धांत को भारी धक्का पहुंचाया। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 लेकिन दोस्तों अभी तक आपने जो चैनल को है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे जो चैनल पे है सारे अब सब्सिडरी हो या फिर ऑनर्स पेपर हो अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, हमारी जो टीम है आपको पूर्ण रूप से हेल्प करेगी, आपको लिंक उसको प्रोवाइड करा देगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।